दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद से तकरीबन हर दिन आतिशी मरलेना और आम आदमी पार्टी एक फर्जी कहानी बुनती है और उसे सनसनीखेज बनाकर पेश करती हैं। अब बीजेपी ने ऐसा रास्ता खोज निकाला है जिससे आतिशी मरलेना की कहानियां महज सियासी शोशेबाजी बनकर रह जाएंगी और लगे हाथ अरविंद केजरीवाल और आतिशी मरलेना के कार्यकाल में हुई तमाम गड़बड़ियों की पोल खुल जाएगी। असल में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने सदन में ऐलान किया कि बीजेपी सरकार आम आदमी पार्टी के शासनकाल को लेकर श्वेत पत्र जारी करने की तैयारी में है। इस बजट सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को दिल्ली की सीएम वित्त मंत्री रेखा गुप्ता 27 साल बाद बीजेपी राष्ट्रीय राजधानी की सत्ता में आई भाजपा सरकार का पहला बजट पेश करेंगी। श्वेत पत्र जारी किए जाने के ऐलान से आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई। वजह यह कि श्वेत पत्र एक सरकारी दस्तावेज होता है, इसे सरकारों की ओर से समर्थन प्राप्त करने और जनता की प्रतिक्रिया जानने के लिए प्रस्तुत किया जाता है। यही नहीं, इसके जरिए पिछली सरकार के कथित कुप्रबंधन को भी सामने लाया जाता है और इन कमियों से सबक लेते हुए नई सरकार की नीतियों और उपलब्धियों को भी सामने लाया जाता है। इसे अक्सर सफेद कवर में रखा जाता है और इसीलिए इसे श्वेत पत्र कहा जाता है। दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नियम 280 के तहत चर्चा के दौरान अपने एक विधायक का नाम नहीं लेने के विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता के फैसले को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। आम आदमी पार्टी के विधायकों ने इस मसले को लेकर विरोध में सदन से वॉकआउट किया। नियम 280 के तहत विधायकों को अपने निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मुद्दे उठाने की अनुमति होती है। जब विधानसभा अध्यक्ष ने आम आदमी पार्टी के विधायक को दरकिनार किया तो नेता प्रतिपक्ष आतिशी के नेतृत्व में उनके खेमे के विधायकों ने विरोध किया और सदन से बाहर चले गए। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने आप विधायकों के कदम को रणनीतिक व्यवधान करार दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे में जब कुछ ही देर में सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाने वाली है, मुझे लगता है कि विपक्षी विधायकों को ये पसंद नहीं आ रहा है। इसके बाद सरकार की ओर से विधानसभा में दिल्ली परिवहन निगम यानी डीटीसी के कामकाज पर कैग की लंबित रिपोर्ट पेश की गई। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक केजरीवाल सरकार के दौरान डीटीसी को 14,000 करोड़ का चूना लगा। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि डीटीसी की कितनी बसें कम हो गईं और कितनी बेकार बसें अभी भी सड़कों पर चल रही हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सदन के पटल पर कैग की डीटीसी संबंधी रिपोर्ट रखी। पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने कैग की कई रिपोर्ट्स को सदन में नहीं आने दिया था। मौजूदा सरकार ने विवादास्पद शराब ठेका नीति और मोहल्ला क्लिनिक संबंधी रिपोर्ट के बाद कैग की तीसरी रिपोर्ट पेश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी को दिल्ली का चुनाव हारे करीब 2 महीने हो गए, लेकिन आम आदमी पार्टी को इसमें मिली करारी हार की टीस अब तक खत्म नहीं हुई। अरविंद केजरीवाल की हार की वजह से 2 महीने तक दिल्ली में वे दिखे ही नहीं। दिखे तो भी आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। चुनाव हारने के बाद बेरोजगार नेता बने सौरभ भारद्वाज के लिए केजरीवाल ने रोजगार का इंतजाम कर दिया। बेरोजगार हुए मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की भी दाल रोटी का जुगाड़ हो गया। अब सिर्फ केजरीवाल बचे हैं। लुधियाना उपचुनाव के बाद केजरीवाल को भी एक अदद नौकरी मिल जाने की उम्मीद है, लेकिन हार के जख्म इतने गहरे हैं कि वो बार बार दर्द दे जाते हैं। यही वजह है कि सौरभ भारद्वाज ने कभी राम, कभी श्याम और कभी हनुमान बनकर घूमने वाले अरविंद केजरीवाल को अब अभिमन्यु बना दिया और ये साबित करने की नाकाम कोशिश कर डाली कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को छल और बल के सहारे हराया। सौरभ ने कहा कि जिस तरह महाभारत में चक्रव्यूह रचकर अभिमन्यु का वध किया गया था, उसी तरह दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल को पुलिस, चुनाव आयोग और कथित गुंडागर्दी के जरिए घेर कर हराया गया। उनका ये बयान न केवल आम आदमी पार्टी की हार के बाद की निराशा को दर्शाता है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय संस्थाओं पर भी गंभीर आरोप लगाता है। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा, जहां बीजेपी ने 48 सीटें जीतकर 27 साल बाद सत्ता में वापसी की। वहीं पिछली बार 62 सीटें जीतने वाली आप महज 22 सीटों पर सिमट गई। खुद अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से बीजेपी प्रत्याशी परवेश वर्मा से हार गए। इस हार के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने इसे लोकतंत्र की प्रक्रिया पर सवाल उठाने वाला कदम बताया। ग्रेटर कैलाश सीट से हारने वाले सौरभ भारद्वाज ने कहा कि ये चुनाव महाभारत का चक्रव्यूह था। केजरीवाल जी को अकेले घेरा गया और उनकी मेहनत को नष्ट करने की साजिश रची गई। दरअसल स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के शहीदी दिवस पर आम आदमी पार्टी ने रविवार को दिल्ली में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस तरह से चक्रव्यूह में घेर कर अभिमन्यु का वध किया गया था, उसी तरह से पुलिस, चुनाव आयोग और गुंडागर्दी का इस्तेमाल कर अरविंद केजरीवाल को घेर कर हराया गया। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने गुंडागर्दी और धन बल का इस्तेमाल कर चुनाव को प्रभावित किया।
चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल पर कथित हमलों और कार्यकर्ताओं के साथ बदसलूकी की घटनाओं का भी जिक्र किया गया। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली चुनाव में हार के बाद पहली बार किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में दिखाई दिए। इस कार्यक्रम में उन्होंने कहा वे शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे हैं, लेकिन देश आज उन सपनों की उल्टी दिशा में जा रहा है जो स्वतंत्रता सेनानियों ने देखे थे। अरविंद केजरीवाल ने यहां कहा कि जब भगत सिंह जेल में थे तब अंग्रेजों ने भी उन्हें चिट्ठी लिखने की अनुमति दी थी, लेकिन आज लोकतंत्र में ऐसा नहीं हो रहा। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद सबसे पहले भगत सिंह और बाबा साहेब की तस्वीरें हटाई गईं और उनकी जगह अन्य नेताओं की तस्वीरें लगा दी गईं। सौरभ भारद्वाज और अरविंद केजरीवाल के इस बयान से उस नैरेटिव को मजबूती मिलती है जिसमें पार्टी खुद को सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाली बताती है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये बयान जनता की सहानुभूति जीत पाएगा या केवल सियासी शोर बनकर रह जाएगा। फिलहाल दिल्ली की सत्ता से बाहर होने के बाद आम आदमी पार्टी के भविष्य की रणनीति तैयार करना सबसे बड़ी चुनौती होगी। अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों में किस तरह दिल्ली की परिवहन व्यवस्था को चौपट किया, इसका खुलासा विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट में हो गया। ये सदन में पेश की जाने वाली तीसरी कैग रिपोर्ट और इस रिपोर्ट में दिल्ली परिवहन निगम के कामकाज का पूरा ब्यौरा है। रिपोर्ट में दिल्ली परिवहन निगम ऑडिट में कई गंभीर खामियां उजागर हुई हैं और इस निगम की बिगड़ती स्थिति को दर्शाती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डीटीसी को पिछले साल में 14,000 करोड़ का चूना लगा। डीटीसी पर सीएजी को लेकर करीब 1 महीने पहले रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट में दिल्ली परिवहन निगम की वित्तीय समस्याओं के बढ़ने की बात कही गई थी। रिपोर्ट में बताया गया कि सरकार के साथ कोई समझौता ज्ञापन नहीं हुआ जिससे वित्तीय और परिचालन लक्ष्यों को तय किया जा सके। वहीं अन्य राज्य परिवहन निगमों के साथ प्रदर्शन की तुलना भी नहीं की गई। 2015-16 में निगम के पास 4,344 बसें थीं। 2022-23 तक घटकर 3,937 रह गईं, जबकि सरकार से आर्थिक सहायता उपलब्ध थी। फिर भी निगम केवल 300 इलेक्ट्रिक बसेस ही खरीद सका। इसके साथ ही रिपोर्ट में बताया गया कि बसेस की आपूर्ति में देरी के लिए 29 करोड़ 86 लाख रुपए का जुर्माना भी वसूला नहीं गया। 2015-16 में डीटीसी का कुल घाटा 25,300 करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 60,750 करोड़ रुपए हो गया। सीएजी की एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2022 तक निगम ने 3,937 बसें संचालित, जो आवश्यक 5,500 से काफी कम थीं। वहीं डीटीसी के बेड़े में पुरानी बसों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। 2015-16 में जहां केवल 0.13% बसेस ओवर एज थी, तो वहीं ये आंकड़ा 2023 तक बढ़कर 44.96% हो गया, यानी करीब आधी बसें रिटायर किए जाने के लायक हैं। कैग रिपोर्ट के मुताबिक नई बसों की खरीदारी नहीं होने की वजह से परिचालन क्षमता प्रभावित हो रही है। बसों की उपलब्धता और उनकी दैनिक उत्पादकता राष्ट्रीय औसत से कम नहीं। रिपोर्ट में बताया गया कि निगम की बसें प्रतिदिन औसतन 180 से 201 किलोमीटर ही चल सकीं, जो निर्धारित लक्ष्य 190 से 200 किलोमीटर से कम था। बसों के बार बार खराब होने और रूट की प्लानिंग में खामियों के कारण 2015 से 22 के बीच 668 करोड़ 60 लाख रुपए का संभावित राजस्व नुकसान हुआ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक डीटीसी ने किराया निर्धारण की स्वतंत्रता न होने के कारण अपना परिचालन खर्च भी नहीं निकाला। दिल्ली सरकार 2009 के बाद से बस किराए में कोई वृद्धि नहीं कर पाई, जिससे निगम की आय प्रभावित हुई। वहीं ज्ञापन अनुबंधों में देरी और डिपो की खाली जमीन का व्यावसायिक इस्तेमाल न करने से भी निगम को संभावित राजस्व का नुकसान हुआ। इसके अलावा 225 करोड़ 31 लाख रुपए सरकार से विभिन्न मदों में वसूली बाकी है। रिपोर्ट में बताया गया कि डीटीसी की कई तकनीकी परियोजनाएं भी निष्प्रभावी साबित हुई। स्वचालित किराया संग्रह प्रणाली 2017 में लागू की गई, लेकिन 2020 से लेकर ये बेकार पड़ी है। 2021 में 52 करोड़ 45 लाख रुपए खर्च कर बसों में लगाए गए सीसीटीवी कैमरे अब तक पूरी तरह से चालू नहीं हो सके। डीटीसी में प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की भी भारी कमी देखी गई। रिपोर्ट के मुताबिक स्टाफ की सही संख्या तय करने की कोई नीति नहीं बनाई गई, जिससे चालक, तकनीशियन और महत्वपूर्ण पदों पर भारी कमी रही, जबकि कंडक्टर्स की संख्या आवश्यकता से अधिक पाई गई। आम आदमी पार्टी और उसके नेताओं की फितरत सबसे अलग है। शीश महल खाली करके जाते समय अरविंद केजरीवाल कीमती गोल्ड प्लेटेड कमोड की सीट उखाड़ कर ले गए, तो मनीष सिसोदिया पर विधायक दफ्तर से कुर्सी और एसी चुराने का आरोप लगा। आतिशी मरलेना ने चुपके से दिल्ली के सीएम के सोशल मीडिया हैंडल को अरविंद केजरीवाल को गिफ्ट कर दिया और बाद में काफी हंगामे के बाद केजरीवाल से वो सोशल मीडिया हैंडल वापस छीना गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों को बुलडोजर और पुलिस के सहारे खदेड़ दिया गया। लेकिन इस दौरान किसानों के ट्रैक्टर, एसी, रेफ्रिजरेटर, कूलर और यहां तक कि बिस्तर और गद्दे तक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता चुरा ले गए। अब किसान नेताओं ने यानी आम आदमी पार्टी नेताओं और पंजाब पुलिस पर उनका सामान लूटने का आरोप लगाया है।
बीते सप्ताह ही शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जारी किसानों के विरोध प्रदर्शन के खिलाफ कार्यवाही हुई थी। उस दौरान बुलडोजर एक्शन को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार पर किसानों ने सवाल उठाए थे। किसान नेता सचिव गुरदीप सिंह चहल ने कहा कि पुलिस की निगरानी में रखा सामान अब आम आदमी पार्टी विधायकों के समर्थकों के घर मिला है। इनमें ट्रैक्टर, ट्रेलर, रेफ्रिजरेटर्स, एसी, इन्वर्टर, बिस्तर, गैस सिलेंडर शामिल है। साथ ही किसान नेता ने सरकार से उनको हुए नुकसान के लिए मुआवजा दिए जाने की मांग की। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने आरोप लगाया कि चोरी हुए ट्रैक्टर और ट्रॉली को सस्ते दामों पर बेचा गया। खबर है कि लोह सिंबली गांव से 3 और सुहरोन और खंदोली गांव से एक समेत 6 ट्रैक्टर्स बरामद हुए। पंजाब पुलिस की कार्यवाही पर निशाना साधते हुए संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय समन्वय समिति ने पूरे भारत में किसानों से 28 मार्च को देश भर में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया। किसान संघ ने अपने एक बयान में कहा, SKM की राष्ट्रीय समन्वय समिति पूरे भारत के किसानों से 28 मार्च को पंजाब में किसानों के विरोध प्रदर्शन पर पुलिस की दमनकारी कार्यवाही के खिलाफ पूरे भारत के जिलों में विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान करती है। SKM ने किसान मजदूर मोर्चा और SKM गैर राजनीतिक सहित सभी किसान संगठनों और मंचों से साझा मुद्दों पर एकता दिखाने, दमन के खिलाफ एकजुट होने के लिए आने का आग्रह किया। बयान में कहा गया कि भगवंत मान के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के निर्देश पर पंजाब पुलिस ने जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन पंडेर सहित 350 किसानों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। पुलिस ने खनौरी और शंभू बॉर्डर पर आंदोलनकारी किसानों के टेंट्स और मंचों को बुलडोजर से गिरा दिया और ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और अन्य उपकरणों को जबरन हटा दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अपनी तुष्टीकरण की सियासत के लिए राहुल गांधी इंडियन स्टेट के खिलाफ जंग छेड़ने की बात करते हैं तो कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार संविधान बदलकर मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात। डीके शिव कुमार के इस बयान के बाद देश का सियासी माहौल गर्मा गया। संसद में बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण को लेकर एक बयान दिया। इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में हंगामा मच गया और यह बयान उस आरक्षण नीति को लेकर है जिसे कर्नाटक सरकार लागू करने जा रही है। इस नीति को कोर्ट में चुनौती दिए जाने की संभावना है। डीके शिव कुमार ने मुस्लिम आरक्षण पर पूछे गए सवाल पर कहा, देखते हैं, इंतजार करते हैं कोर्ट से जो भी फैसला आएगा। हमने कुछ शुरू किया है, मुझे पता है कि सब कोर्ट जाएंगे, हमें एक अच्छे दिन का इंतजार करना होगा। वह दिन आएगा। बहुत सारे बदलाव हैं, विधान बदल रहा है और ऐसे फैसले हैं जो संविधान को बदल देते हैं। इस बयान के बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और इसे तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। बीजेपी ने डीके शिव कुमार के इस बयान को कांग्रेस की मंशा का सबूत बताया और कहा कि कांग्रेस संविधान को बदलकर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। बीजेपी नेताओं ने इसे गैर कानूनी और संविधान के खिलाफ बताया। साथ ही कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वो हमेशा से राष्ट्रीय हितों को नजरअंदाज कर तुष्टीकरण की राह पर चली है। पूरे विवाद पर डीके शिव कुमार ने कहा कि मीडिया मिसकोट नहीं कर रहा, वह भाजपा है जो मिसकोट कर रही है। वे राजनीतिक लोग हैं, वे देश को भ्रमित करना चाहते हैं, वे फेक न्यूज फैलाने के लिए चर्चित हैं। मैं इस मामले को यहाँ नहीं छोड़ूंगा। इसी बयान में बीजेपी के सांसद संबित पात्रा के बयान पर कहा, अगर वे गांधी परिवार का नाम नहीं लेते तो उनको नींद नहीं आएगी। मुझे इसे लेकर निश्चित तौर पर कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैं जेपी नड्डा से ज्यादा संवेदनशील सीनियर पॉलिटिशियन हूं। मेरे पास बेसिक कॉमन सेंस है। मैंने कहा कि कभी कभार फैसले के बाद बदलाव हुए हैं। हमने ये नहीं कहा कि हम संविधान बदलने जा रहे हैं। मुस्लिम आरक्षण को लेकर कर्नाटक के डिप्टी सीएम और कांग्रेस के बड़े नेता डीके शिव कुमार के बयान पर मचे बवाल के बीच भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि भेड़िए का असली चेहरा सामने आ गया। ये देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इनका दोहरा चरित्र सामने आ गया। ये सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम परस्त राष्ट्र बनाना चाहेंगे। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, उन्हें सदन और भारत की जनता को बताना चाहिए कांग्रेस भारत के संविधान को क्यों बदलना चाहती है। कांग्रेस के बड़े नेता और कर्नाटक के डिप्टी सीएम खुलेआम कह रहे हैं कि समय आने पर संविधान भी बदल जाता है। वह मुस्लिम आरक्षण के लिए संविधान बदलना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन पर अटैक करने की एक हिस्ट्री शीटर पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने संविधान के साथ हर वक्त बड़ी बेदर्दी से आक्रमण किया। जो बात उनके दिल में थी अब ज़बां पर आ गई है। कम्युनल वोट के नाम पर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कपट करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस पार्टी और डिप्टी सीएम का ये बयान ये सबूत है, हमेशा ये आधारहीन पॉलिटिक्स करती रही है, लेकिन इसने दिल से संविधान का कभी सम्मान नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।